Yeah. शुरू किया जाए बेटा। हाँ सर। चलिए, सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? तो सेंटर ऑफ मास एक बॉडी में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे पॉजिटिवली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हम्म। ठीक है, गुड। और कोई बात? इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको बेटा? सर हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम बॉडी को बहुत जगह बैलेंस कर सके, या फिर अ, बहुत सारे सिस्टम्स बनाने के लिए। हाँ सर। हम्म। अभी तक बेटा हमको जितना भी हम पढ़ रहे थे और जहाँ भी हमने डील किया, यस। वो सब का सब हमने जो डील किया है वो किया था पॉइंट मास से। किससे किया था? यस सर। पॉइंट मास से। पॉइंट। तो पॉइंट मास होने की वजह से सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर क्या था? हाँ। कंसंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड था। वेरी गुड। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर मेरी बॉडी, मान लीजिए कोई थ्री डायमेंशनल ऐसे बॉडी है, ठीक है, ओके सर। ये इस तरीके से अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट भी कर रही है और लीनियर एक्सेलरेशन ए से ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है। तो यस जाहिर सर। सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। यस सर। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे तो एक्सेलरेशन, मुझे बताइए, क्या सारे पॉइंट का एक है? नहीं सर, कुछ पॉइंट का से डिफरेंट है। हमको मालूम है कि आर के ऊपर भी डिपेंड करता है मास, वो क्या वही सर। कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है ना? दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। तो रोटेट कर रही है तो इसके अंदर दोनों होंगे। तो इसलिए हाँ सर। यहाँ पर बेसिकली अब हमको जो एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला जो वैलिड होगा वो सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड। यस सर। आपको समझ में आ गई? आ गए सर। हम्म। हम्म, चलिए, गुड। ये हो गया। हम्म। तो ये मेरा हो गया। ठीक है। अगर यही बॉडी मेरी स्क्वायर होती, क्या होती? वो स्क्वायर शेप होती ऐसे, ठीक है ना? हाँ और सर। इसका सिर्फ एक्सेलरेशन ए होता, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता था यहाँ पे, एम इंटू ए। क्योंकि यहाँ ओके सर। सब पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन ए है, लेकिन इस वाले केस में, फर्स्ट केस में मैं नहीं लिख सकता। ठीक है ना? तो अभी तक हम यस सर। जो है वो, यानी सिंपल केस लेते थे इस तरीके के, और ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। रिजिड बॉडीज, यस सर। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है? सर एक बॉडी जो, क्या कहते हैं, जिसमें हर पार्टिकल का मास इक्वल हो। नो,
गड़बड़ हो गई। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डज नॉट चेंज। ओ यस सर, वो भी यस। डिड नॉट चेंज। कोई भी दो हाँ। पॉइंट जो होंगे रिजिड बॉडी के अंदर, मान लीजिए पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यस सर। ये ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। क्या हमारी बॉडी रिजिड बॉडी है? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल दीजिए। सर क्योंकि हम ये दोनों हाथ को, ये क्या कहते दो हाथ की उंगलियों को अगर मैंने लिया तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स नहीं है। देखिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना? हैं। यस। या मैं अपने नाक ले लूं और हाथ ले लूं, तो देखिए चेंज हो रहा है या नहीं हो रही है? नाक और उंगली के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसी बॉडीज रिजिड बॉडीज नहीं होती है। ठीक है बेटा। यस सर। इसी तरीके से अगर सपोज मैं हम्म, ये मेरी एक रॉड है। हम्म, चलिए। हाँ, ये रॉड है। इस रॉड को मैं रोटेट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने हिंच कर दिया है इसके हाँ कर सर। कर रहे हैं। मान लीजिए वेलोसिटी है ओमेगा, जिससे ये रोटेट हो रही है। तो यस सर। मुझे ये बताइए, इसके ये भी एक रिजिड बॉडी है, तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी? नहीं सर। डिफरेंट होगी। हमने तो ये सब किया है, अभी सर्कुलर मोशन यस सर। देखा है। हाँ सर। तो क्या मैं इसके लिए, इस रॉड के लिए मोमेंटम की ये इक्वेशन लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू एम वी? नहीं सर। नहीं लिख सकता। लेकिन किसके लिए लिख सकता हूं? उस पॉइंट मास के लिए पॉइंट के मास के लिए। सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये वाली इक्वेशन भी किसके लिए वैलिड है? सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड है। ठीक है ना बेटा? ओके सर। हम्म, यस सर। चलिए, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए। ले लिया? यस सर। और पेन को, ये मेरा पेन है। ये मेरा सपोज पेन है। ये पेन है मेरा। इस पेन को मैंने फेंका ऊपर। अब देखिए फेंक, ओके सर। ये भी समझने वाली चीज है। हम्म, हम्म। तो इसको ऐसे फेंका कि ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन रोटेट करते हुए, जैसे ऐसे घुमा के नहीं फेंकते हैं, ऐसे चीज ऐसे फेंकी तो घूमती हुई भी जाती है और हाँ ऊपर सर। भी जाती है। वही पेन यस आप सर। फेंक करके चाहे तो देख लीजिए। मैं तो दिखा नहीं पाऊंगा, है ना? आगे की तरफ हम्म। फेंकना है, दीवार की तरफ दूर फेंकना है, तो आप देखेंगे
कि इसका ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, जो हम किसी भी चीज को नीचे से थ्रो करते थे, तो वो क्या होता था? या तो सीधे ऊपर जाती थी स्ट्रेट लाइन में, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करती थी। दो ही मोशन होते थे ना। यस सर, हाँ सर। तो सीधे ऊपर जाती थी तो सीधे नीचे आ गई, लेकिन जब हम उसको किसी एंगल से फेंकते थे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई जाती थी। अब ये है रॉड या पेन। मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है बी। इसको आपने ओमेगा वेलोसिटी से फेंका, तो ये घूम भी यस सर। रहा है और आगे की तरफ क्या हो रहा है? लीनियर वेलोसिटी भी इसको मिली हुई है, इस तरीके से कोई लीनियर वेलोसिटी भी मिली हुई है। यस सर। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? हम्म। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये आगे चला जाएगा। यस, वेरी गुड। लेकिन आगे जो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रॉड ऐसे हो जाएगी। हाँ सर। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। ये हो गई। अभी भी ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ये जो इसका पॉइंट ए था ये इधर आ गया, और ये पॉइंट बी था ये इधर आ गया। हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। कोई मुझसे कहे कि टाइम टी के बाद ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो मतलब ऐसे लीनियर आगे की तरफ भी जा रहा है, प्लस वो ऐसे भी। रोटेट भी कर रहा है। यस सर। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया। लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा है, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। अगर मैं उसका मोशन देखूंगा तो उसका मोशन जो होगा, बिल्कुल जो हमने अभी तक मोशन पढ़ा है प्रोजेक्टाइल वाला, वो उसी तरह का होगा। वो हर वक्त प्रोजेक्टाइल वाले पाथ पर रहेगा। ओके सर। बात आ रही है समझ में? आ रही है सर। तो अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बैठ जाऊं, अच्छा इस वाले सेंटर ऑफ मास को, ये सेंटर ऑफ मास हो गया मेरा। हाँ सर। इसका अगर मैं आपसे टाइम टी के बाद, टी इज इक्वल टू टी के बाद मैं आपसे मालूम करूं कि इसकी जो है पोजीशन बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर, बता सकते हैं सर। बता सकते हैं। देखिए पॉइंट है। क्योंकि हमको जो है वो वी एक्स मालूम है। बोलिए, मालूम है हाँ नहीं? सर। यू साइन थीटा, कॉस थीटा। सॉरी कॉस थीटा। ठीक आ रही है बेटा आपको काफी। हाँ सर, ठीक आ रही है सर। तो यू कॉस थीटा इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा साइन थीटा माइनस हाफ वी, बोलिए, टी स्क्वायर। स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट आ गए नहीं आ गए? हाँ सर। इससे मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ, एक्स भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, वाई भी निकाल सकता हूँ, नेट वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं अपने किसी पालतू मच्छर को
कहूं कि बेटा तू जा करके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, ओके सर। जरा सा ए और बी की पोजीशन मुझे बताओ, तो बताइए क्या करेगा वो, बता देगा नहीं बता देगा? सर वो हम्म, बहुत आसानी से बता देगा। वो कहेगा सर जी मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ टाइम टी पर, और पहुंचने के बाद मैंने ये देखा है बी जो है वो ओमेगा टी से घूम गया है। यस सर। थीटा से घूमा है, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी तो होता है। यस सर। ओमेगा से मैंने रोटेशनल मोशन के साथ भेजा था इसको। तो अब देखिए, इसी तरीके से आप ए की भी पोजीशन बता सकते हैं। तो हम इस सेंटर ऑफ मास के जरिए से पॉइंट ए, पॉइंट बी, या किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सहूलत के साथ स्टडी कर सकते हैं। मेरी बेटा बात समझ में आई? यस सर। इसी वजह से हमको सेंटर ऑफ मास को पढ़ने की जरूरत पड़ती है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में या रिजिड बॉडी मोशन में। तो हम पहले इसीलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। मेरी बात यस क्लियर? सर। बेटा चलें आगे। यस सर। यस, वेरी गुड। चाहे तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद चलते हैं। मान लीजिए ये मेरी कोई व्हील है, टायर है, ये। हम्म। अब ये टायर मेरा जो है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, यस सर। और a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। यस सर। लेकिन साथ में जब टायर है तो घूम भी तो रहा होगा, हाँ सर। तो ओमेगा से घूम रहा है, और अल्फा एक्सेलरेशन भी दे रहा है। यस सर। अब मुझे बताइए, कोई यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूं, पॉइंट वन ले लूं, पॉइंट टू ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, इसको मुझे स्टडी करना हो, तो बताइए कितना मुश्किल हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी भी है, हाँ सर। एक्सेलरेशन भी है, ओमेगा भी है, अल्फा भी है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाएगी, और मुझे बनाना है इसको सिंपल। तो सिंपल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा कि फिर अपनी मक्खी को मैं कहूंगा कि जाओ और जा करके सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठने के बाद अब बताइए वन और टू का मोशन कैसा होगा? प्रेडिक्टेबल। हाँ, कैसा मोशन हो जाएगा? मतलब सेंटर रोटेशनल। बैठी हुई मक्खी को कैसा नजर आएगा? घूमता हुआ। सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन नजर आएगा। तो सर्कुलर हाँ के घूमता सारे हुआ। डायनेमिक्स और सारी इक्वेशन लगा करके मिनटों में आप उसकी कैलकुलेशन निकाल दोगे। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर ना बैठे होते तो तोते उड़ जाते आपके ये सब निकालने से। लेकिन हाँ सर। सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ गए तो आपने खट से वन की पोजीशन पूछो, टू की पोजीशन पूछो, उसका कुछ भी पूछो वो आप बता दोगे। इसलिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, आपने ए और बी की पोजीशन ऐसे आप बताना चाहें नीचे से खड़े होकर के तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने अपनी मक्खी को कहा कि तुम सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो जैसे ही ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाकर के बैठी तो उसने देखा कि ये सिर्फ सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है ना? तो ये रोटेट कर रहा है ए और बी,
तो उसने क्या किया, उसके लिए तो सिर्फ रोटेशन ही हो रहा है ना, लीनियर मोशन तो कोई हो नहीं रहा है रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के यस सर। रिस्पेक्ट में ए का क्या कोई लीनियर मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। बात आ गई समझ में? हाँ सर। इसको लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए, इन ए रिजिड बॉडी, लिखा जाए इसको, कहाँ लिखें, यही लिख देते हैं, इन ए रिजिड बॉडी दी वन पार्टिकल या पॉइंट, पॉइंट भी कह सकता हूं, इज ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन, मोशन टू दी अदर पॉइंट, सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू लिखना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, और या फिर क्या होगा, रेस्ट में। यही दो कंडीशन है, या तो सर्कल में घूम रहा होगा या फिर फिर रेस्ट। रेस्ट पे होगा। ठीक है। सर पर एक पार्ट है, कल रेस्ट पे मतलब बॉडी फिर मूव ही नहीं करेगी फिर तो। हाँ, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट नहीं मूव करेगा रिजिड बॉडी में ना। आप तो कहीं, अगर कोई, हाँ मतलब जो पॉइंट अगर रेस्ट पे है मतलब फिर उसके बाद से फिर लीनियर वेलोसिटी होगी ना सर, अगर हाँ, हम वहां से देख रहे हैं तो। वो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे है। वैसे जो है पूरा सिस्टम मूव कर सकता है लीनियर वेलोसिटी से। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास ये ऐसे आगे जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना। यस सर। बोलिए। और ये दोनों, सेंटर ऑफ मास और ए, एक दूसरे के क्या हैं, बोलिए, सर्कल में घूम सेंट रहे हैं। ठीक है, क्या सर? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सर्कल में घूम रहे हैं ना। हाँ सर, यस सर। सेंटर ऑफ मास और ए या बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, सर्कल में ही तो सर्कल में है। घूम रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ बेटा, इसको और अच्छे से सोचिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि ये 15 मिनट मैंने जो लगाए हैं सेंटर ऑफ यस मास, सर। यही असल में बेसिक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। इसके बाद तो फिर हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है, वो तो आप खटाखट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ठीक है, चलिए। यस सर। तो ऐसा करते हैं, ये सारे पॉइंट्स, कुछ और भी पॉइंट्स हैं मैं लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर ये नोट हो जाए। आप भी लिखिए, मैं भी लिखता हूँ। पहला पॉइंट नंबर वन, लाइन आ जाने से थोड़ा ठीक रहता है लिखने में आसानी। तो पॉइंट वन, सेंटर ऑफ मास is a point where whole mass of the
सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, Yes, where the entire mass is supposedly एंड concentrated. एज्यूम है, ठीक है। Yes, sir. और सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जगह हम लोग रिजिड बॉडी भी लिख सकते हैं। Yes, sir. दूसरा पॉइंट आ जाइए, सेकंड पॉइंट, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट, इट कैन, इट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बड़ा आसान है सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना। क्या करना होगा, हाँ आप सर। अभी जो भी हमको दी हुई है उसका अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यस सर। इससे भी आसान और है, इफ देयर आर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सेंटर ऑफ मास। इतना आसान हो गया, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, इट कैन बी इनसाइड और और आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम, यस सर। बट फॉर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स इट इज डिफरेंट। जैसे अर्थ सर। क्या बेटा? जैसे अर्थ। नहीं, जैसे हमको मान लीजिए कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया हमने, छोटी सी बिल्डिंग ली, तो उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम पॉइंट पर ही हम कंसीडर करेंगे। लेकिन बहुत यस सर। बिल्डिंग ले ली, 1,000 फ्लोर की, जो कि फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसमें क्या हो हाँ जाएगा, सर। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा कोई हमने जो है वो पहाड़ ले लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाती है थोड़ा सा, सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाता है। ओके सर। क्यों हो जाता है ऐसा?
सर क्योंकि वो पे ज्यादा पास ग्रेविटी रहता ज्यादा है। होगी, ऊपर जाने पे ग्रेविटी कम हो जाती है। कम होगी वही सर। ठीक है ना। यस। चलिए, नेक्स्ट। सर तो अर्थ पर सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कितना डिफरेंस है सर? बेटा, अर्थ से ही तो हम बात कर रहे हैं। अर्थ के ही रिस्पेक्ट में तो बात कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची है, मान लिए ये मेरा अर्थ है, और हाँ बिल्डिंग सर। मेरी ये है, ठीक है, 100, 200, 500 मीटर की, 1000 मीटर की, तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और यही सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये 1000 मीटर की है, लेकिन यही हम्म। अगर मेरी 10,000 मीटर की हो जाए या 1,00,000 मीटर की हो जाए, ठीक है, हाँ सर, समझ तो मैं गया कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, पर अर्थ भी तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना सर, तो उसका क्या डिफरेंस होगा सर? तो बेटा ग्रेविटी हम लोग उसको जब, जो है क्या कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में तो ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट, वो फिर बेटा हम जब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आएंगे तो वहां पे हम कुछ जो है अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी ठीक है आप सर। खाली ओके बस सर। समझिए। अब दूर हम ओके ऊपर सर। जाएंगे। मान लीजिए ये मैंने ले ली 10 किलोमीटर की, या 100 किलोमीटर की बिल्डिंग ले ली, या कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी 100 किलोमीटर हाइट है। तो यहाँ पे जो है नीचे ग्रेविटी जो होती है, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीच में ही होगा, लेकिन यस सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि नीचे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। चलिए, ये वाला पॉइंट भी हो गया। हम्म एक और पॉइंट लिख देते हैं, पांचवा। टू डिफाइन द सेंटर ऑफ मास, वी नीड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस द सेंटर ऑफ मास चेंज, और ओरिजिन भी लिख सकते हैं, और ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी यस सर। हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छठा वाला ऊपर मैंने लिख ही दिया है। तो ऊपर छठा वाला पॉइंट क्या लिखा है ये, इसको पॉइंट नंबर सर 6 देते हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑन हाँ, अ रिजिड बॉडी द पार्टिकल इज ऑलवेज, हाँ यस सर। हाँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, और या रेस्ट, फिर वो क्या यस। होगा, रेस्ट में होगा। हाँ sir। ठीक है। हम्म चलिए, गुड। ये आपने कुछ किया हुआ है, चैप्टर नहीं किया हुआ है? किया हुआ है सर। हाँ, चलिए, तो इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर लेंगे हम, हैं? हाँ सर। हम्म।
चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं जल्दी से। तो ये हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया। क्या से रिपीट कर सकते हैं 1 मिनट? हाँ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं बेटा। ओ इतना आसान है सर, थोड़ा सा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन है, ये M2 हाँ है, सर। ये M3 है। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। ये तीन मासेस हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये मान हाँ लीजिए सर। M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ठीक है। तो इसके लिए हाँ। पोजीशन वेक्टर हो गया R1, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R2, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R3। बोलिए बेटा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, इसमें मैंने जेड कोऑर्डिनेट नहीं बनाया है, तो जेड कोऑर्डिनेट भी बना देता हूँ। क्योंकि हम 3D में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का बेटा सिंपल फॉर्मूला क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 पोजीशन वेक्टर प्लस M2 R2 पोजीशन वेक्टर प्लस M3 m3r3। पोजीशन वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, जितने होंगे उतने आप लिख देंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सो ऑन, जितने मास होंगे वो लिख देंगे। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया बेटा। अब इसका अगर मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करूंगा? इसको एक्स क्या वाई सर? कंपोनेंट इसका ले लूंगा मैं। हाँ स्प्लिट कर देंगे सर। ठीक है ना? जो मेरा जो भी वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या? ठीक है ना? तो अब इसमें से अगर मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, ओके, तो मैं क्या करूंगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।